अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान शहीद हुए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में ये झड़प हुई है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि बोया में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान शहीद हो गए। इन शुहदा में सिपाही इस्माइल, शहबाज, वहीद और रियाज शामिल हैं। तो शिमाली वजीरिस्तान में तमाम तर सूरत हाल हुई है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में यह झड़प हुई। ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि वतन की हिफाजत पर मामूर 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी पहले तो उजैर बलोच GIT रिपोर्ट से मुतालिक मीडिया और पार्लिमान में गरजे बर से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। संगीन इंकशाफात के हवाले से कहते हैं अपनी और अहले खाना की जान अवाम की खातिर खतरे में डाली है। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। जो GIT थी उजैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है 35 पेजेस की। माजी में लहूलुहान रहने वाले कराची से मुतालिक उजैर बलोच GIT पर वफाकी वजीर बहरी उमूर की पहले तो मीडिया और पार्लियामान में घन गरज, अब अपने ताज़े बयान में मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान कर दिया। अली जैदी का कहना है कि उजैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, मगर इसे इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आजाद घूम रहा है। GIT रिपोर्ट में ताकतवर टोला नामजद है। वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध का मंशियात फरोश वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खदशा है ताकतवर सियासी मुजरिम कहीं उजैर बलोच को पुलिस की तहवील में मरवा ही न दें। बयान में बल्दिया फैक्ट्री GIT की भी गूंज, कहा इसकी रिपोर्ट में भी सिंध पुलिस के जानिबदाराना तहकीकात वाज़े है। जाली सरकार पर सवाल उठाया कि रिपोर्ट में जब नई FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई थी तो सिंध हुकूमत 4 साल तक क्यों सोई रही। अली जैदी का ये भी कहना है कि इन्होंने खुद को अहले खाना को खतरे में डालकर अवाम की खातिर कदम बढ़ाया। अब उम्मीद है अदालत उज़्मा शवाहिद देख कर इंसाफ फराहम करेगी। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं उन्हें अली जैदी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सूबाई वजीर ने दावा किया कि उन्हें अवाम का एतमाद हासिल है। अली जैदी की तरह जबरदस्ती इलेक्शन नहीं जीता। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि PTI उजैर बलोच को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे अली जैदी जैसे किसी चवल से कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, और मैं कोई अली जैदी की तरह UC का इलेक्शन हार के फिर जबरदस्ती किसी ने मुझे जितवाया नहीं इलेक्शन। मैंने 5 इलेक्शन लड़े, अल्लाह का शुक्र है सारे जीता हूँ मैं, और भरपूर तरीके से जीता हूँ। लोग मुझे वोट देते हैं और लोगों का एतमाद मुझे हासिल है। जहाँ तक उजैर बलोच की बात है तो ये बात तो अब साबित हो गई है कि PTI खुद अवामी अमन कमेटी को और उजैर बलोच को PTI में शामिल करवाना चाहती थी। नैब की तहकीकात और GIT के मामला तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सईद गनी ने कहा हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब तहकीकात उन्हें क्लीन चिट देने के लिए है। हलीम आदिल शेख ने कहा नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की लियारी से जीत में हबीब जान को मुआविन करार दिया। तो जवाब में फिरदौस शमीम नकवी ने बिलावल भुट्टो की शिकस्त याद दिला दी। दोनों जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कादिर पटेल उजैर बलोच से मुलाकातों का एतराफ तो करते हैं, लेकिन उसे दहशतगर्द तस्लीम करने को तैयार नहीं। रुकने कौमी असम्बली ने सिंध हुकूमत की जारी करदा GIT को भी गैर अहम करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि उजैर बलोच की ख्वाहिश पर किसी को पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। उजैर बलोच क्या दहशतगर्द था? क्या टारगेट किलर, भत्ताखोर था, गैंगस्टर था, क्रिमिनल था? बैरिस्टर साहब, आप और मैं अगर कोई डिसीजन देंगे उस वक्त तक कि अदालत डिसीजन ना दे, हम नहीं समझ सकते कि हमें ये करना चाहिए। जियालो की मैं ना मानू की रट बरकरार। GIT गैंग वॉर के अहम किरदार उजैर बलोच के जुराइम की तफसीलात सामने ले आई, मगर PP रहनुमा हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं। कादिर पटेल को अपनी ही हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट गैर अहम लगने लगी। क्या आपको शक है कि उजैर बलोच एक दहशतगर्द और टारगेट किलर और गैंगस्टर था? देखिए, GIT की अहमियत उस वक्त होती है जब उससे
जो असल सबूत हों उसके साथ मुंसलिक किए जाए। सर 20 अप्रैल 2020 जब तक मिलिट्री कोर्ट ने दे दी सजा जासूसी पे, अभी तक ये सजा कायम है, तो यकीनन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। कादिर पटेल इस बात का एतराफ तो करते हैं कि वो उज़ैर बलोच से मिलते रहे, लेकिन तस्वीर के बावजूद उन्होंने पीपी रहनुमाओं की लियारी में मुलाकातों पर वजाहतें पेश की। शर्मिला ने डिनाई किया है कि वो नहीं थी वहाँ पर, और मोहतरमा फरियाल तालपुर का जो वो कह रहे हैं तो मैं उसका गवाह नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मेरे सामने ये मुलाकात हुई नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब और खुदा, अब अजीब बात है कि वो तो जानते भी नहीं थे। कादिर पटेल ने दावा किया कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे और ना ही उनकी ख्वाहिश पर लियारी में पार्टी टिकट दिए गए। भारत के सारे हरबे नाकाम, तफसील जानिए अब से कुछ देर बाद। जीआईटीज पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का टाकरा आज का नहीं, कई रोज से दोनों जमातों के रहनुमा आमने सामने हैं। एक के बाद एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। किसने कब क्या कहा था, आपको याद करवा देते हैं। पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने कौमी असम्बली में JITs पढ़कर सुनाई तो महाजराई का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। सर मुराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। अली जैदी के इंकशाफात के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध हुकूमत की जानिब से JITs जारी करने का ऐलान किया। पीर की रोज तीनों JIT रिपोर्ट्स हम पब्लिक कर रहे हैं। अली जैदी साहब को ये कहना चाहूँगा कि या तो अब वो कौम से माफ़ी मांगे। अगले ही रोज सईद गनी और कादिर पटेल ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी टीवी चैनल पे तय कर लो, मेरे सामने बैठो। मैं झूठा हूं ना, मेरे सामने बैठो। तुम सच्चे हो, मेरे सामने बैठो। JITs जारी होने के बाद अली जैदी ने मोर्चा संभाला और कई सवालात उठा दिए। तो JIT रिलीज की गई, उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन। कुछ ही देर बाद पीपी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अली जैदी पर इल्जामात लगाए। $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। उसी दिन अली जैदी ने DGTV को इंटरव्यू में बताया कि JITs कोई उनके घर छोड़ गया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाक पर बरस पड़े, कहा विफाक अपनी कोताहियां सूबों पर डाल देता है। दीगर वज़राए आला बोलते नहीं, वो बोलते हैं इसीलिए पसंद नहीं। उन्होंने FBR को नाकाम करार दिया, बोले हर 6 माह बाद चेयरमैन तब्दील कर दिया जाता है। मुराद अली शाह ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की वबा कम नहीं हुई। वजीर आला हाउस कराची में सहाफियों से मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा मुल्क सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, चारों सूबे मिलकर चलाते हैं। आए रोज बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, सारी कोताहियां सूबों पर डाल दी जाती हैं। वजीर आला सिंध ने FBR को भी नाकाम इदारा करार दिया। इनको कहें कि 3 चेयरमैन लगा दिए 8-8 घंटे की ड्यूटी वाले FBR के, तीनों को एडजस्ट कर देना। जो तीनों थे बहुत अच्छे थे ना, तभी तो लगाए थे आपने। फिर तीनों में मुकाबला कराएं, देखिए 8 घंटे में कौन ज्यादा करेंगे। नहीं होगा भाई इस मशीनरी से। वजीर आला सिंध ने कोरोना वायरस के हवाले से भी खबरदार कर दिया। शुरू करने से पहले एक आध दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं अभी तक नहीं समझता कि फुली कंट्रोल में है, और ये अब हमारे हाथ में, शुरू से हमारे हाथ में था। मुराद अली शाह ने कहा कि टिड्डी दल के हवाले से भी वफाक के इंतजामात नजर नहीं आते। टिड्डी दल आलमी मसला और कंट्रोल करना वफाक की भी जिम्मेदारी है। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो छोर में है, लेकिन उस हिसाब से तैयारी हमारी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल की बेहतरी के लिए सूबों को ज्यादा खुद मुख्तार करना होगा।
तो एक सवाल है कि क्या वजीर आजम के करीबी लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हक में थे? समा के प्रोग्राम सवाल में शफकत महमूद ने बता दिया, कहा जो भी फैसले हुए सब वजीर आजम इमरान खान ने किए। जब मार्च शुरू नहीं हुआ था तब कई लोगों का ख्याल था कि इन्हें रोकें, मगर धावा बोलने का किसी ने नहीं कहा। मैं क्योंकि कमेटी का मेंबर था जो कि नेगोशिएशंस भी कर रही थी, और मैं क्योंकि पीएम से रेगुलरली इन टच भी था, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी ने कहा हो कि धावा बोल दें। जब आपकी डिस्कशन होती है किसी भी इशू के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर, तो कई आराय आती हैं। उस वक्त जब ये नहीं आए थे, जब ये इब्तिदा नहीं हुई थी इस मार्च की, तो कई लोगों का ख्याल था कि इनको ना आने दिया जाए, कुछ का ख्याल था आने दिया जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई एबनॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसमें डिस्कशन भी होती है, कुछ लोगों का जरा सख्त रवैया होता है, कुछ का कम होता है, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि चौधरी परवेज इलाही ने आके कहा हो कि जी ना करे और उसकी वजह से ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है। फाइनल फैसला इस मामले में जितने भी हुए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किए, और इसलिए जो क्रेडिट है उसको प्रॉपरली हैंडल करने का वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर 15 बैंक्स पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। स्टेट बैंक ने मार्च से जून 2020 के दौरान ये जुर्माने आयद किए। ताहम ये नहीं बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के लिए कितनी रकम भेजी गई। कराची से अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग सारिफीन की मालूमात न रखना कमर्शियल बैंकों को भारी पड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्टेट बैंक ने 15 कमर्शियल बैंकों के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए। कमर्शियल बैंकों पर मजमूई तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने मार्च से जून 2020 के दौरान आयद किए गए हैं। ताहम स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर कितनी रकम भेजी गई। मरकजी बैंक का कहना है कि वो किसी भी अकाउंट्स की तफसीलात जारी नहीं करता। माहिरीन कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर सख्त निगरानी की हिदायत के बाद स्टेट बैंक ने जुलाई 2019 से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कमर्शियल बैंकों पर जुर्माने आयद करने शुरू किए हैं। अशरफ खान, समा, कराची। वबा का जोर टूटने लगा, तफसील कुछ देर बाद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाबानी का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आ गई है। ईद उल अज़हा पर केसेस बढ़ सकते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो बलोचिस्तान में 70 लाख से ज़ायद लोग गुर्बत का शिकार हो जाते। बलोचिस्तान में 3 माह में 3454 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि ईद के बाद जो है आज तक 1.5 माह में 7724 केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 69%। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से एक डिक्लाइन की कैफियत है। कल जो 323 टेस्ट कंडक्ट हुए उसमें सिर्फ 29 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। हमें ये खतरा है कि इस ईद पे ज्यादा केसेस इस तरह बढ़ सकते हैं कि मवेशी मंडियों में भी लोग जानवर खरीदने जाएंगे, कांगो का भी साथ खतरा हो सकता है। हम एनडीएमए के शुक्रगुजार हैं तमाम प्रोसेस में। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, पीसीआर मशीन कुछ उन्होंने हमें फराम की, वेंटिलेटर्स फराम किए, किट्स की कमी थी, किट्स वक्तन फराम करते रहे, गॉगल्स फराम किए हैं। मेरी उम्मीद है कि मजीद भी एनडीएमए बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इसी तरह साथ देगी। प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विजन है कि स्मार्ट लॉकडाउन के स्ट्रेटेजी को इख्तियार किया गया, वरना अगले 3 से 4 महीनों में अगर लॉकडाउन बरकरार रहता तो बलूचिस्तान के कुल 19 लाख हाउस होल्ड में से 17,71,000 हाउस होल्ड वैश्विक पॉवर्टी का शिकार होते हैं। 1990 से 2018 तक फेडरल पीएसडीपी में जो बलूचिस्तान का शेयर रहा है, तनासुब के लिहाज से उस तमाम से बढ़कर बलूचिस्तान को जो है फेडरल पीएसडीपी में हिस्सा दिया गया। 40,000 के करीब जॉब्स अगले साल 1.5 में हम बलूचिस्तान के नौजवानों को दे सकते हैं, जो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। पंजाब में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा है। लाहौर में 990 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना एक्सपो फील्ड अस्पताल खाली हो गया है। तमाम मरीजों को सेहतियाबी के बाद घर भेज दिया गया है। दानियल उमर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा, मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई। सूबे के सबसे बड़े फील्ड अस्पताल में एक भी मरीज मौजूद नहीं। एक्सपो फील्ड अस्पताल से आखिरी 4 मरीज भी सेहतियाब होकर घर वापस जा चुके, जिसके बाद फील्ड अस्पताल के तीनों हॉल्स को बंद कर दिया गया। मरीजों की तादाद में कमी की एक बड़ी वजह इस पॉलिसी को करार दिया जा रहा है, जिसके तहत मरीजों को घर में अलहदगी इख्तियार करने की इजाजत दी गई है। एक्सपो फील्ड अस्पताल में 990 बेड्स का आइसोलेशन वार्ड और 10 बेड्स का हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम किया गया था। 110 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मामूर थे।
महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक एक्सपो फील्ड अस्पताल को 2 माह मजीद कायम रखा जाएगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और बॉलीवुड की बच्चन फैमिली भी कोरोना से महफूज न रह सकी। अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को कोरोना टेस्ट हो गया है। उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि अमिताभ बच्चन में कोरोना की हल्की अलामत पाई गई हैं। उन्हें मुंबई के अस्पताल के आइसोलेशन यूनिट में रखा गया है, जबकि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी घर में क्वारंटीना है। जया बच्चन का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। और लाहौर में मॉनसून के बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने शदीद गर्मी और हब से वक्ती तौर पर लाहौरियों को निजात दिला दी है। आसमान पर छाए गहरे बादल और हुई मूसलाधार बारिश, साथ ठंडी हवा भी चलती रही। मानसून की पहली बारिश से जल थल एक हो गया और मुरझाए चेहरे खिल उठे। आज मौसम इतना प्यारा है, इतनी प्यारी बारिश हो रही, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मौसम लाहौर का बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह पाक इसी तरह मौसम को रखे। बहुत गर्मी थी, अल्लाह का शुक्र है अभी। कोरोना की परेशानियां थी, घरों में हम महसूर थे, लेकिन आज जो अल्लाह ताला ने हम पे अपनी रहमत बरसाई है, अल्लाह ताला करे कि ऐसे हमारे अगले महीने सारे गुजर जाएं। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का ये सिलसिला मंगल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। वज़ीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल मास्क लगाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद नकासियाब का जायजा लिया, लेकिन कहीं भी गाड़ी से उतरने की जहमत ना की। वज़ीर आला हैं पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये हैं वज़ीर आला साहब। उस्मान बुज़दार को तो लोग वैसे ही जरा मुश्किल से पहचानते हैं, तो फिर चेहरे की पर्दादारी कैसी। बुज़दार निकले बारिश का जायजा लेने, वो भी मास्क पहनकर बगैर प्रोटोकॉल के कि कोई पहचान न ले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, पानी की सूरत हाल का जायजा लिया, लेकिन कहीं भी गाड़ी से उतरने की जहमत नहीं की। वजीर आला ने चंद मुकामात पर पानी खड़ा देखकर बरहमी का इजहार किया और बोले, मैं फील्ड में हूँ तो मुतल्लिका अफसरों को भी घरों में आराम करने की बजाय काम करते नजर आना चाहिए। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करेंगे। ईद कुर्बा के करीब आते ही मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। छुट्टी के दिन शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी पहुंच गए हैं। कराची से सात साबरी की रिपोर्ट में जानिए। छुट्टी का दिन हो और कुर्बानी का जानवर लेना हो, शहरी ईद कुर्बान करीब आते ही कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी जा पहुँचे और मनपसंद कुर्बानी के जानवरों की तलाश में लग गए। मंडी आने वालों ने कुर्बानी के जानवर देखे, खूब हल्ला गुल्ला भी किया, लेकिन खरीदारी ना कर सके। कहते हैं जानवर अच्छे होने के साथ साथ महंगे भी बहुत हैं। मंडी विजिट करने निकले, जानवर चाहिए, लेकिन यहाँ जानवरों के रेट इतने हाई हैं कि जो है ना समझ ही नहीं आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से भी लोग परेशान थे, थोड़ा एंजॉय करने का मौका मिला है। बाकी बकरा ईद भी करीब ही है, 20 दिन बाकी हैं, तो इसलिए आए, देखने भी आए, जानवर लेना भी है, कुर्बानी करनी भी इस साल। जूं जूं ईद करीब आ रही है, मंडी आने वाले शहरियों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साबरी, समा, कराची। भारी भरकम खूबसूरती भी सबसे निराली। फैसलाबाद में बड़े जानवर कुर्बानी के लिए हो गए हैं तैयार। 35 मन वजनी सुल्तान के चर्चे, लाडला और शहनशाह भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में जानवर पालने के शौकीन अफराद ने फार्म हाउस पर कुर्बानी के लिए भारी भरकम जानवर तैयार कर लिए। सुल्तान और लाडला, कद 7 फुट, वजन 35 मन से भी ज्यादा। खूबसूरत होने के साथ खुश खुराक भी हैं। इसकी उम्र जो होता है 3.5 साल है, उसकी 4 साल उम्र है। 35 मन वजन है जिसका, तकरीबन दही, दूध, चारा, वंडा जो भी है जी वो पिलाते हैं। साल भर खूब और भगत करते नौजवान ईद कुर्बान करीब आते ही कुछ उदास भी हैं। सुबह आके दही वगैरह सारा दूध वगैरह देते हैं और आके शाम को फिर इनको इनकी वो मालिश वगैरह करते हैं, सारा इनको तैयार करते हैं। सारा दिन हमारा इनके साथ ही गुजर जाता है और अभी हमारे दुख भी हो रहा है थोड़ा बहुत, थोड़े दिन रह गए हमारे इनके साथ। मालिक के मुताबिक सुल्तान की कीमत 25 लाख जबकि लाडला की कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है। नाज नखरों में सबसे अनोखे, खुराक भी शाहाना। सुल्तान
और लाडला अपने मालिक की आंख का तारा हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान शहरियों को मंडी जाने की जरूरत नहीं। मुल्तान के शहरी ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। बस जानवर पसंद करें और खरीद लें, ना मंडी जाने की फिक्र, ना कोरोना का खौफ। मुल्तान के शहरी मिर्जा नदीम ने ऑनलाइन खरीदारी मुतारिफ करवा दी। काफ़ी नस्ल के जानवर खड़े हुए हैं, तो जो भी लेना चाहे भाई साहब खुशामदीद कहेंगे। जो भी आना चाहे ऑनलाइन बुकिंग कराए, अपना इससे 2 दिन पहले भी लेना हो जिसने, वो भी आके ले सकता है। चोलिस्तानी, साहिवाल और देसी नस्ल के खूबसूरत जानवरों की ऑनलाइन फरोख्त से शहरी भी खुश हैं। मंडियों के धक्के खाने से बेहतर है कि ऑनलाइन हमने बुक करा दिया है और इंशाल्लाह ईद के 1 दिन पहले जो है ना यहाँ से ले लेंगे। ये जो अभी कोरोना भी है, कोरोना की वजह से जो है ना मंडियों में भी बहुत डर लगता है। कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से 25% तक रियायती कीमत पर भी दस्तयाब हैं। मंडियों के चक्कर से जान छुड़ाएं, ऑनलाइन जानवरों की बुकिंग करवाएं और अपनी पसंद का जानवर घर ले जाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज वालिद के हक में फिर से बोल पड़ी। ट्विटर पैगाम में लिखा कि जब उनकी वालिदा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी और वोट अपनी इज्जत की जंग लड़ रहा था, तो उस वक्त सजा सुनाने के पीछे जो मकासद थे वो आज सब पर आया हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि 2 साल पहले वापसी का कठिन फैसला ना करते तो आज एक जज अपने जुर्म का एतराफ ना करता और ना ही कौम जान सकती कि कैसे बेगुनाह नवाज शरीफ को दबाव में आकर नाहक सजा सुनाई गई। वतन की मिट्टी गवाह है और रहेगी। मरियम नवाज के ट्वीट का वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। लिखा कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं से लेकर कैलिब्रेरी फॉन्ट और कतरी खत तक तमाम झूठ की तरह आपका ये झूठ भी बेनकाब होगा। मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले और जजों को ब्लैकमेल करना आपकी पुरानी रविश है। जज अरशद मलिक को आप और आपके साथी ब्लैकमेल करते रहे, इसकी सजा आपको मिलना अभी बाकी है। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मुश्किलात दूर करने के लिए वजीर आजम कौमी राबता कमेटी बना चुके हैं। हुकूमत का काम घर बनाना नहीं, सरमायाकारों को सहूलियत फराहम करना है। आदिल तनोली अपनी रिपोर्ट के साथ। तामीराती शोबे के लिए हुकूमती पैकेज किसी लूट सेल से कम नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अनवर अली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैंक सालाना 330 अरब रुपए तक के कर्जे तामीराती शोबे को देने के पाबंद है। 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज उससे मुताल्लिका है। इसके अलावा इससे जॉब क्रिएशन होती है। पहला स्टेज है तकरीबन 1 लाख घरों का इनिशियल जो है तो वो है एक प्रोग्राम है। बैंक्स इस वक्त जो है उनको ये ताकीद की गई है जो कर्जाजात वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं उसका 5% जो है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देंगे। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली ने बताया कि मंसूबे पर कैपिटल गेन टैक्स खत्म किया जा चुका, जरूरतमंदों की माली मुआवनत भी होगी। जो आम लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए 5 मरले घर तक 5%, 10 मरले तक का जो घर बनाएगा उसपे 7% अप्रूवल रेजीम उसके थ्रू वर्क करेगी, एक पोर्टल के थ्रू वर्क करेगी, यानी कि लोगों को मुख्तलिफ दफ्तरों में खुद जाने की जरूरत नहीं होगी। मुल्क में पोलियो केसेस बढ़ने के हवाले से वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि कोरोना की वजह से इंसदादे पोलियो मुहिम पर तवज्जो कम हुई। अब सूबों के साथ मिलकर इंसदादे पोलियो मुहिम में तेजी लाएंगे। 5 साल में 50,000 छोड़े 10,000 घर बनाकर दिखा दें, सियासत छोड़ दूंगा। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है ना तो 5.5 बिलियन लोगों की जेबों से जाता है। 30 रुपए बढ़ गए, अभी तक बढ़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक होता है ना कि यानी कि आपका कहना है कि आपका यही कहना है कि इंक्वायरी होती है उसका नतीजा नहीं निकलता। लेकिन मेरे ख्याल में ये हबीब जान वाला जो तो ये कहते हैं कि खुदा के लिए इंक्वायरी ना करें, प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा के लिए इंक्वायरी ना करें, खुदा के लिए नोटिस ना लें। आप जिस चीज में नोटिस लेते हैं उसमें तबाही शुरू हो जाती है। पेट्रोल का क्राइसिस हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल के में जून में इन्होंने मई के एंड में 30 रुपए कर दिया पेट्रोलियम लेवी। आपको याद है ना, बड़ी बातें करते थे जब ऑपोजिशन में। 15 रुपए टोटल टैक्सेस थे मिला के पेट्रोलियम लेवी, अब 45 रुपए हैं। और वादा किया कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम कम करेंगे 30 रुपए से। भी आपको चैलेंज करके कह दूं, अगर ये 50 लाख घरों का कहा था ना इन्होंने, अगर ये 10,000 भी बना देना अपनी टर्म में
अगर इनको मिले पूरे 5 साल, 10,000 बना दें। वेंटिलेटर के बाद वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल के स्टंट बनाने के लिए पुरअज़्म है। मॉडल तैयार करके समरी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भिजवा दी गई। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। दिल के मरीजों के लिए है अच्छी खबर, सस्ते स्टंट अब तैयार होंगे मुकामी सतह पर। पाकिस्तान में दिल के स्टंट तैयार करने के लिए समरी वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मंजूरी के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भिजवा दी गई है। 2 लाख रुपए तक मिलने वाले इम्पोर्टेड स्टंट की कीमत मुकामी सतह पर तैयार होने के बाद 80,000 तक आ जाएगी। माहिरीन अमराज कल्ब ने पाकिस्तान में दिल के स्टंट की तैयारी को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि ये तिब के शोबे में अहम कदम साबित होगा। NICVD में हमने इनके स्टेंट्स की ट्रायल की और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे। फिर वो मेडिकेटेड स्टेंट्स की ट्रायल अभी शुरू हो रही है, जिसपे वो कोटेड स्टेंट्स हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद स्टंट की तैयारी आइंदा हफ्ते से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरू हो जाएगी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस दौर में भी भीख में पानी मांगा जाता है? जी हां, समंदर किनारे आबाद कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के लोगों को पानी की किल्लत ने भिखारी बना दिया। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट। समंदर किनारे प्यासा कराची, ये हालत बना दी इस शहर के बासियों की। पानी की किल्लत ने इब्राहिम हैदरी के रिहायशियों को भिखारी बना दिया। इब्राहिम हैदरी के इलाके चश्मा गोट, अलियास गोट और जुमा गोट को पानी ऐसे ही मिलता है। पहले टैंकर का इंतजार करते हैं, अगर मिल जाए तो ड्राइवर से पानी की भीख मांगना पड़ती है। हम यहाँ भीख मांगते हैं पानी के लिए। टैंकर वाला कोई आता है, इधर से गुजरता है, उसको हाथ दे के रोक के मिन्नत करते हैं, अर्जादारी करते हैं कि पानी का हमें 1 गैलन दे दो, 2 गैलन दे दो। कुछ ड्राइवर टैंकर नहीं रोकते और बाज इनकी हालत पर तरस खाकर ब्रेक लगा देते हैं। गरीब आदमी, उनके पास पानी भी नहीं है। हमारे पास जो भी बचता है हम लोग इनका ख्याल रखते हैं। जब भी पानी आता है बचता है हमारे पास तो हम इनका जो है ख्याल रखते हैं। जब भी बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी मांगने के लिए ट्रक के पीछे दौड़ लगाना इन मासूम बच्चों के लिए खतरनाक भी है, मगर ये करें भी तो क्या करें? इनसे वोट लेने वाले तो पलटकर पूछने तक नहीं आते। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। और गुजरांवाला में बुर्का पहनकर मालिक मकान को लूटने वाले मुलजिम को अदालत ने 3 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। गुजरांवाला के इलाके सेटलर टाउन में नौजवान ने किराया अदा करने के लिए मकान मालिक को लूट लिया। तेज धार आला पकड़े उस्मान ने बुर्का पहनकर घर के बाहर खड़े मालिक मकान से 39,000 रुपए छीने और फरार हो गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम के मुताबिक लॉकडाउन के बायस काम मुतासर हुआ, मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। मिसबाहुल हक को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही शख्स के पास 2 अहम ओहदे नहीं होने चाहिए। मोहम्मद आमिर पर टेस्ट क्रिकेट का ज्यादा दबाव था तो काउंटी ना खेलते। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में कहा, मुस्तकबिल में कोई जिम्मेदारी मिली तो वो हेड कोच बनना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीत के आए, जीत के भी आए ना, तो मिसबा को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। अगर आमिर से ये कहते कि तुम्हारे पे इतना ज्यादा टेस्ट मैचेस का प्रेशर आ गया था, तुम काउंटी क्रिकेट जाके ना खेलते। पहली जो उनकी प्रायोरिटी है ना हर प्लेयर की, वो पाकिस्तान टीम होना चाहिए। जब सवाल हुआ मिकी आर्थर के साथ गुजरे वक्त का, इंजमामुल हक ने दिलचस्प जवाब दिया। उसका ना कोचिंग का एक्सपीरियंस काफी था मिकी आर्थर का। और वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, कभी कभार ये फील भी होता था मुझे कि एक ऐसा आदमी मेरे से मुसलसल क्रिकेट की बहस कर रहा है जिसने नहीं खेली हुई। साबिक चीफ सेलेक्टर का कहना था, अगर कोरोना की वजह से एशिया कप और वर्ल्ड T20 नहीं हो सकते तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल IPL समेत दीगर लीग्स की भी इजाजत ना दे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।